हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही बात करेंगे। बात कर ली थी कि योजनागत और गैर योजनागत व्यय को क्यों नहीं देखते हैं हम लोग अब, लेकिन किताब में देखा जा रहा है। तो किताब में देखा जा रहा है इसलिए हम लोग भी देख लेते हैं, ठीक है। रियलिटी में नहीं देखते हैं तो क्या हो जाता है, योजनागत राजस्व व्यय, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जो केंद्रीय योजनाएं हैं और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए जो भी केंद्रीय सहायता दी जा रही है। तो एक तो सीधे सीधे केंद्र के बजट में हो रहा है, तो केंद्र के द्वारा दी जाने वाली केंद्रीय योजनाओं के लिए जो भी राशि है राजस्व व्यय के अंतर्गत, उसको योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा मान लेंगे। और साथ ही में राज्य तथा संघ शासित को हम लोग केंद्र शासित भी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे प्रदेशों की योजनाओं के लिए जो केंद्र के द्वारा दी जाने वाली सहायता है उसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक। तो ये योजनागत का हिस्सा हो गया। अच्छा, और क्या है, गैर योजनागत। अब जो गैर योजनागत होता है ना, वो वास्तव में बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। किसका? गैर योजनागत राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में योजनागत हुआ और गैर योजनागत हुआ, तो गैर योजनागत एक्चुअली बहुत ही बड़ा कंपोनेंट होता है। क्या क्या इसमें आ जाती हैं, अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण घटक है, कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाएं। हमेशा यही चीज छाप दो कहीं पर भी जब गैर योजनागत की बात हो, चाहे राजस्व व्यय में और चाहे पूंजीगत व्यय में, सरकार की सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाएं जो सरकार दे रही होती हैं उसमें शामिल हो जाती हैं, उसमें ये सब खर्चे आ जाते हैं। क्या क्या हो सकता है, गैर योजनागत की प्रमुख मदें कौन कौन सी हो जाएंगी। सबसे पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेस्ट पे करती है सरकार। सरकार ने लोन ले रखा है भाई, है ना, क्योंकि बजट हमेशा ही हमारा घाटे का बजट होता है, तो जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए लोन लेते हैं हम लोग, और उस लोन के लिए जो ब्याज चुकाना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट या ब्याज अदायगी। तो सबसे पहला तो कंपोनेंट आपका हो जाता है ब्याज अदायगी। फिर हमारे देश में दो तीन खर्चे और भी बहुत बड़े बड़े हैं, रक्षा का खर्चा बहुत बड़ा है, सब्सिडी का खर्चा बहुत बड़ा है, तो क्या क्या आ जाती है, रक्षा सेवाएं, ठीक। अच्छा, फिर उपदान, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं सब्सिडीज। ये तीन खर्चे काफी बड़े हो जाते हैं। फिर वेतन और पेंशन का भी बहुत बड़ा खर्चा है, ये भी बहुत ही बड़ा खर्चा है। अच्छा, और क्या जाता है, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विदेशी सरकारों को अनुदान। यहाँ पर ग्रांट की बात है, यहाँ पर उनके प्लान्स के लिए सीधे सीधे पैसा नहीं दिया जा रहा है, ठीक, आ रहा है। और जो भी दिया जाएगा वो भी आपके राजस्व व्यय का तो हिस्सा होगा, लेकिन राजस्व में वो योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा हो जाएगा। तो ये मुख्य खर्चे हैं। अब इसमें देखना, ब्याज अदायगी, आपने पैसा लिया हुआ है, आप पैसा नहीं चुका, अब आप सोचो कि यार देश की सरकार है, नहीं चुका है तो नहीं चुका है, कौन क्या करेगा। तो होगा ये कि देश की जो क्रेडिट रेटिंग होती है, क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग, वो बहुत तेजी से गिर जाएगी। बाहर से कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा देश में, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो देश की सरकार ये काम नहीं करती है। छोटे मोटे लोग जो दुष्ट टाइप के हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार की पूरी छवि खराब हो जाएगी। और सरकार किसी पार्टी की बात नहीं है, देश की सरकार की बात हो रही है, ठीक है। कोई भी पार्टी उसको रिप्रेजेंट कर रही हो, लेकिन देश की सरकार की साख गिरने का मतलब है कि देश की साख गिर गई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बहुत तरह की समस्याएं आ जाएंगी। तो ये तो हमें खर्च करना ही करना होगा। उपदान, रक्षा सेवाएं, हमारे दो पड़ोसी हैं बहुत ही शैतान, चीन पाकिस्तान, कुछ ना कुछ हरकतबाजी करते रहते हैं। और रक्षा को अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के एक हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है, हम यहाँ पे कमी कर नहीं सकते हैं। जो आप रक्षा मंत्रालय से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स पढ़ोगे, अगर आपने आईएएस की तैयारी की तो आपको कई सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी, तब आपको पढ़ करके ऐसा लगेगा यार कुछ और ना करो, सिर्फ रक्षा को पैसा दे दो। और ऐसा सारे डिपार्टमेंट के साथ होता है। आप शिक्षा को पढ़ोगे तो आपको लगेगा शिक्षा में तो कुछ खर्च ही नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। आप स्वास्थ्य को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा, आप आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक। हर जगह पर इसके लिए बजट बनाना बहुत कठिन काम है, अच्छा बजट बनाना, है ना, क्योंकि सारी जगह पर कमी चल रही है। कुल मिलाकर के रक्षा जैसी चीजों में हम कोई भी कोताही नहीं बरत सकते, तो यहां पर भी हम पैसे नहीं बचा सकते, यहां पर भी पैसे नहीं बचा सकते, ठीक। फिर उपदान, उपदान में क्या होता है, मुख्य रूप से इसमें फर्टिलाइजर्स, यूरिया में हम लोग सब्सिडी दिया करते हैं। फिर सारे लोगों के घर में एलपीजी सिलेंडर आता है ना, उसमें सब्सिडी दिया करते हैं। फिर बहुत सारी चीजें हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग इरिगेशन, सिंचाई में सब्सिडी होती है कि आपको सिंचाई कम रेट पर हो जाएगी। एग्रीकल्चर में जो बिजली दी आ रही होती है उस पर भी कई बार सब्सिडी मिल जाती है। फिर कुछ सब्सिडी होती है जो डायरेक्टली दिख रही होती है, सीधे सीधे आपको पता है, जैसे आपने सिलेंडर खरीदा तो जो सब्सिडी का पैसा हो जाता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। कई लोगों ने सब्सिडी अपनी छोड़ भी दी थी, है ना, प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी। तो और क्या होता है, कई तरह की सब्सिडी होती है जो इनडायरेक्ट होती है, अप्रत्यक्ष होती है। वो कैसी हो जाती है, आपका एक्चुअल खर्चा बनता है 100 रुपए, लेकिन आपसे लिया जा रहा है कितना, 20 रुपए,
ठीक, या 60 रुपए, तो 60 रुपए भी लिया जा रहा है, तो 40 रुपए का जो आपका खर्चा था वो किसने दे दिया? सरकार ने। तो ऐसे छिपी हुई सब्सिडी भी होती है। स्वास्थ्य सेवा में आप देखोगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर काफी कम खर्चा आ रहा होता है, बड़ी बड़ी बीमारियों का भी। तो वहां पर क्या होता है कि आप भी कुछ खर्च करो, और वो कई तरह से जरूरी भी है, क्योंकि कई अन्यथा कई लोग क्या होता है बहुत ज्यादा मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। फिर बहुत सारी भी सरकार फसल बीमा योजना और इस तरह की योजनाएं लेकर के आती है, उसमें भी सरकार अपनी तरफ से प्रीमियम भरना स्टार्ट कर देती है, प्रीमियम का एक कंपोनेंट देना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह की बहुत सारी सब्सिडीज हैं जो मुख्य रूप से सोशल सिक्योरिटी योजना है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी अपना कुछ पैसा जमा कर पाए, अटल पेंशन योजना जिस तरह से आई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें काफी सब्सिडाइज चल रही होती हैं। सब्सिडाइज मतलब उपदान। तो इसका महत्व क्या है? ये कल्याणकारी उद्देश्य के लिए होती है कि समाज में जो भी पिछड़ा वर्ग है या जो बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारे लोगों को मुहैया हो पाए। तो यहां पर भी कमी कर पाना उतना आसान होता नहीं है ना। कुछ कुछ चीजों में भले ही की जा सकती है। अच्छा, वेतन और पेंशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तो यूनियन भी स्ट्रांग हो जाती है, कुछ भी हो जाए तो इनको भी आप कम नहीं कर सकते, ये खर्चा भी होता ही रहता है। फिर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विदेशी सरकारों को अनुदान, इसमें जो ग्रांट देने वाली बात है, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आयकर देते हैं, किसको देते हैं? केंद्र सरकार को देते हैं, ठीक, लेकिन रहते तो राज्यों में है। तो राज्यों का सीधे तौर पर तो आयकर में कोई हिस्सा नहीं है ना। अच्छा, इसी तरह से कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, निगम कर, ये दोनों टैक्सेस बहुत बड़े हो चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे टैक्सेस हैं जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास जा रहे होते हैं। तो केंद्र सरकार के टैक्सेस में एक तो सीधे तौर पर राज्यों का हिस्सा बनता है, वो तो दिया ही जाता है। साथ ही में हमारे देश में एक फाइनेंस कमीशन होता है। फाइनेंस कमीशन भी बताता है केंद्र सरकार को कि आपको इस हिसाब से पैसे बांटने हैं। 5 साल के लिए बनता है। अभी 14th फाइनेंस कमीशन चीजें चल रही हैं, 15 आने वाला ऐसा कुछ है, 13th या 14th या 15th का सीन चल रहा है अभी। तो वो बताते हैं कि किस राज्य को कितना पैसा देना है, जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या उसको ज्यादा पैसा देना है, यहाँ पर ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र वहां पे ज्यादा पैसा देना है, यहाँ पे जहां ज्यादा गरीबी वहां पे देना है, जहां के लोगों ने पर्यावरण में ज्यादा अच्छा काम किया वहां पे देना है। तो वो एक फॉर्मूला बनाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग, आप देखिएगा कभी। और उस फॉर्मूले के हिसाब से भी केंद्र सरकार जो है अपने टैक्सेस के पूल का मतलब जो भी उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया उसमें से राज्यों को हिस्सा देते हैं। तो 2 तरह से दे देते हैं। फिर तीसरा होता है कि अपनी तरफ से ग्रांट्स भी देते हैं। तो ग्रांट्स वाला जो स्कोप है वो उनका डिस्क्रिशनरी होता है, बाकी तो लगभग उनका बन जाता है कि उनको इतना इतना देना ही देना है, ठीक।